और वैशाली जिला के प्रभारी हैं। साथ में सुदर्शन जी हैं जो कि मुजफ्फरपुर जिला के पार्टी के महासचिव हैं। और भैया ये मुजफ्फरपुर के हैं, नाम इनका आप इसलिए नहीं बता रहे हैं, इनको तो सब लोग जानते ही होंगे। संजय केजरीवाल साहब हैं, मुजफ्फरपुर का अपने सर पे सब उठाए हुए हैं, शहर से हम हर जगह यही दिखते हैं। और यहाँ बगल में बैठे हुए हैं पीके चौधरी साहब हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। इनके पिताजी यहाँ स्वतंत्रता सेनानी थे और 2 बार के विधायक भी रहे हैं। हमारे अफरोज साहब हैं, अफरोज मुखिया, ये भी संगठन के यहाँ वरीय साथी हैं। कुछ और साथी हैं जिनका परिचय मैं करा देता हूँ। यहाँ के मुख्य प्रवक्ता, इनका परिचय नहीं करा रहे हैं, मीडिया वालों से इनका आपका परिचय है। लल्लन यादव जी हैं जो मेरे साथ पटना से आए हैं, मुंगेर से हैं, एक IAS अफसर हैं और इनके पिताजी भी वहां से विधायक थे और ये वंशराज में वरीय साथी हैं, उपाध्यक्ष है पार्टी के। मैं आपका इन लोगों का परिचय इसलिए करा रहा हूं कि कई बार मीडिया ये सवाल करती है कि भैया प्रशांत किशोर के अलावा और कौन है। प्रशांत किशोर तो दिख रहे हैं, इस दल में दूसरा कोई नहीं दिख रहा है। तो हमारे अगल बगल कुछ साथी जो बैठे हुए और बहुत साथी हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ उन साथियों का नाम और परिचय आपसे साझा कर रहा हूं जो मुजफ्फरपुर के जन स्वराज की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक यहाँ से है। तो आप जो सवाल अभी पूछेंगे तो मेरे से तो पूछ ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो भी साथी हमारे साथ डायस पर हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सवाल उनसे भी पूछिए, सारा सवाल हम ही से मत पूछिएगा। तो अब आपके लिए ये सत्र ओपन कर रहे हैं, जो सवाल आपको पूछना है पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रखी है कितनी बार, 2 साल से बात अपनी रखी रहे। आपका जो सवाल है उसका जवाब देंगे। पहला तो ये कि जो आपका सफर है किस सोच के साथ शुरू किया, इस पर जवाब देते हैं। नहीं, ये जो सफर है ये दल बनने के बाद, जैसे मुजफ्फरपुर में करीब 1.5 बरस के बाद आ रहा हूँ। दल बनने के बाद हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से वापस आकर उन साथियों से मुलाकात नहीं कर सके हैं, मिल नहीं सके हैं और ज्यादातर समय यहीं से साथी जाते हैं, पटना में बैठकों में कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में दल के वरीय साथियों के बीच में चर्चा रही है कि जब मैं बिहार सत्याग्रह आश्रम में पूरा समय दे रहा हूं तो कुछ दिन वहां से निकालकर जिलों में, अनुमंडल में जब दलगत स्वरूप जो बन गया है उसके साथ जाकर जुड़ूं, पब्लिक से वार्तालाप करूं, लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलूं। उसी के तहत मैं यहाँ आया हुआ हूँ। प्रयास है कि हर जिले में 2 या 3 बार जाएं, कम से कम 1 बार हर अनुमंडल में जरूर जाएं अगले 1-1.5 महीनों में। तो मैंने पश्चिम चंपारण से शुरू किया, लौरिया में, पूर्वी चंपारण में हम लोग कल्याणपुर में थे, उसके बाद छपरा मरौरा में मैं कल था और आज मुजफ्फरपुर में है, कल दरभंगा में रहेंगे। ये चुनावी दौर जो चल रही है इसमें आप ये बतावे कि आप अकेले लड़ेंगे या कोई गठबंधन होगा, चूंकि हालात जो है वो गठबंधन का दौर है। नहीं, गठबंधन का दौर तो आपके दिमाग में है ना। हम लोग तो जब से चल रहे हैं तब से यही कह रहे हैं कि 243 मतलब 243 जन स्वराज 243 सीट लड़ेगा। चुनाव से पहले भी कोई गठबंधन नहीं, चुनाव के बाद भी किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं। एक सवाल सर, आप जब JDU में थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, और जो आप बार बार अटैक कर रहे हैं तेजस्वी पे, तेज प्रताप पे या राजद पे, कहीं ना कहीं उनको रिवाइव करने में आपका भी कुछ न कुछ श्रेय रहा है, क्योंकि उस समय आप JDU में थे और आप ही के प्रयास से ये गठबंधन बना था। तो उसके लिए कितना आप उसको क्या लेके क्या सोचते हैं? भाई, हर समय कालखंड की अलग परिस्थिति थी। 2014-15 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की थी और उस गठबंधन में लालू जी की पार्टी भी उस समय थी, तेजस्वी और तेज प्रताप तो उस समय नहीं थे, लालू जी थे। लेकिन 2014-15 के जिस नीतीश कुमार और JDU की मैंने मदद की थी और 2024-25 के नीतीश कुमार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, प्रशासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि थी कि बिहार में सुशासन आया है, कम से कम कुछ सुधार होता दिखा था। नीतीश जी की छवि ये थी कि अच्छी सरकार चल रही है जिसमें भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है, कुछ विकास शुरू हुआ है और हमको बिहार की राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो,
नीतीश जी उस समय उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। नीतीश जी चुनाव नहीं हारे थे, नीतीश जी के दल को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश जी की पार्टी सिर्फ 2 विधान लोकसभा जीती थी, उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। नीतीश बाबू नवंबर 2014 में हमसे मिलने दिल्ली आए। उनको किसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है ये करने वाला लड़का बिहार का है। जब नीतीश बाबू हमसे मिले तो मैंने उनसे यही आग्रह किया, एक तरह से सवाल भी किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने तो लोकसभा में जदयू को हराया है, आप मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिए? उनका ये जवाब था कि हमने इतना काम किया, इसके बावजूद जनता ने वोट नहीं दिया तो मेरा पद पे रहना नहीं बनता है। मेरा सुझाव ये था कि आप वापस मुख्यमंत्री पद पर रहिए और चुनाव लड़ने की जो बात है उसमें जो मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। मेरे सुझाव पर नीतीश जी अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री मांझी जी को उन्होंने हटाया भी, वापस मुख्यमंत्री भी बने। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देख लीजिएगा, बिहार की जनता से उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपको ये अधिकार नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया आप हटा के किसी दूसरे को बना दीजिए, लोकतंत्र में आपका अधिकार नहीं है। तो इस बात के लिए नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी, वापस मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मैंने उनकी मदद की और उस मदद की वजह से या कुछ उसमें मेरा भी योगदान रहा होगा, वो लोग जीत कर भी आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। दूसरी बात, नेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसर पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, वाजपेयी साहब ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो नीतीश बाबू का पब्लिक स्टेटमेंट है, जाकर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरे पद पर रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार, कोविड में हजारों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। अंतिम जो राजनीतिक मोरालिटी की बात है, 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए, 243 की विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई गठबंधन बनाकर, कभी राजद का लालटेन पकड़कर, कभी भाजपा का साथ लेकर पद पर बैठे हुए। तो जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है ये वो नीतीश कुमार है जिनकी राजनीतिक मोरालिटी खत्म हो गई है, जिनके सुशासन का जो तकमा लगा हुआ था वो कहीं हट गया है और सिर्फ उनकी प्राथमिकता आज कुर्सी पर बने रहना है, इसलिए उनका विरोध कर रहा है। एक अंतिम बात समझ लीजिए कि लोकतंत्र में, 1 मिनट खाली समझ लीजिए इस बात को, आप लोग ये जो सवाल करते हैं कि पहले मदद के लिए, भाई लोकतंत्र में सपोर्ट, समर्थन, वोट 5 वर्ष के लिए है, चुनाव तो 5 वर्ष पर होता है ना। तो आपने एक बार जिसको वोट दे दिया फिर जीवन भर उसी को वोट देते रहिएगा। लोकतंत्र में ये कहा गया है कि आपका जिस नेता पर, विचार पर, दल पर भरोसा है उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन अगर वो दल, वो नेता आपके आशा के अनुरूप काम न करे तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जवाबदेही है कि जिस मजबूती से आपने उनकी मदद की है उसी मजबूती से उनका विरोध भी कीजिए, वरना तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। एक बार आपने नीतीश को वोट दे दिया, मोदी को वोट दे दिया, आप जीवन भर उसी को वोट देते रहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आरजेडी को फिर से खड़ा करने में कहीं ना कहीं आपकी भूमिका रही, क्योंकि आपने गठबंधन बनवाया। हमारी भूमिका उस समय बिहार में नीतीश कुमार को वापस मुख्यमंत्री बनाने में थी, बिहार में एक अच्छी सरकार चले इसमें थी, बिहार में 7 निश्चय का प्रोग्राम बने इसमें थी। उसमें अगर आरजेडी को कुछ फायदा हो गया, रिवाइव हो गए, तो ये उनकी किस्मत है। और अगर मान लीजिए एक बार को कि हमारी मदद से वो बढ़ भी गए तो अब उस चीज को सुधारने के लिए प्रयास भी मैं ही कर रहा हूं। आप तो उसके लिए उस समय भी कुछ नहीं कर रहे थे, अभी भी कुछ नहीं कर रहे थे। अगर 15 को मेरी गलती मान भी लीजिए तो भी 25 में उसको सुधारने के लिए अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाकर मैं ही तो प्रयास कर रहा हूं।
जब बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय किस्म को कैसे तोड़ेंगे, चर्चा क्या शुरू हुई कि राघोपुर से प्रशांत किशोर लड़ेंगे, तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने लगा कि 42%, 32% यादव बहुल इलाका है, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे लगातार भाई जमानत तो किसी की कहीं से जब्त हो सकती है। जातीय समीकरण, पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि राघोपुर के बारे में हमने क्या कहा। हमसे सवाल पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी अगर तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, चाहे जमानत जब्त हो जीते हो तो बाद में तय होगा ना। जातीय और कोई भाई जाति का सवाल पिछले 2.5 बरस से बोलते बोलते हमारे कंठ में गांठ पड़ गया। मतलब मुजफ्फरपुर से जो आपके सांसद जीत कर गए हैं उनको वोट पड़ा है कि मोदी जी को वोट पड़ा है? लोगों ने तो मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। तो मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? जो मुसलमान साथियों ने राजद को वोट दिया है, क्या वो लालू जी के जाति के लोग हैं? भाई बिहार में भी उतनी ही जाति है जितना आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है। ये आप लोगों ने एक धारणा बना ली है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार में ही जाति है। क्या वोकालिका लिंगायत कर्नाटक में इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या क्षत्रिय और पटेल गुजरात में नहीं है? खम्मा रेड्डी आंध्रा में नहीं है? मराठा कुंबी महाराष्ट्र में नहीं है? आप कितनी जगह की राजनीति का अध्ययन आपने किया है? कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जातियों की थोड़ी बहुत प्राथमिक बहुलता ना हो, उनका महत्व ना हो। जब आप राजनीति कर रहे हैं तो समाज में जो भी बात है वो राजनीति में भी दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में जाति दिखेगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार दिखेगा। समाज में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है तो राजनीति में भी दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई राजनीति में प्रयास नहीं करेगा। आपने एक रोडमैप तैयार किया होगा, पॉलिटिकल रोडमैप तैयार किया होगा कि बिहार का डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे, वो रोडमैप क्या है आपका? रोड मैप रोज बता रहे हैं, और जो हम लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, वो उसी रोड मैप का समरी है। पहला रोड मैप का पहला हिस्सा ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाए कि वो व्यवस्था पर आगे चलकर बोझ न बने। और हम लोग का ये भी मानना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में कम से कम 5 से 10 साल लगेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो अभी सुधरनी चाहिए। तो जन स्वराज ने कहा कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक लोगों को ये विकल्प है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और उसका फीस सरकार भरेगी। ये लोगों का भ्रम है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालयों को चलाने में सरकार को 60,000 करोड़ रुपया लगता है, फ्री में कुछ नहीं है। अगर सरकारी विद्यालयों पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और उससे 60 विद्यार्थी भी पढ़कर नहीं निकल रहे हैं, तो उसको सुधारने की जरूरत है। और साथ साथ लोगों को विकल्प देने की जरूरत है कि आप प्राइवेट और सरकारी में जो अच्छा लगे वहां पढ़िए, पैसा सरकार आपको देगी। ये आरटी के प्रावधान में लिखा हुआ है। जो राइट टू एजुकेशन का बिल आया यूपीए के टाइम, उसमें लिखा हुआ है कि जहां पर भी सरकारी विद्यालय नहीं है वहां सरकार की जिम्मेवारी है कि प्राइवेट विद्यालय का फीस सरकार भरे। तो ये चीज हम लोग पहली बात कह रहे हैं। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति युवा है, जो एक बार अब स्कूली शिक्षा से ऊपर बढ़ गया, अब यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधर भी जाए तो उसकी दशा नहीं सुधर सकती है। अब वो वापस जाके पढ़ नहीं सकता है। उसकी जिंदगी सुधारने के लिए जन स्वराज कह रहा है कि हम उन्हें पूंजी मुहैया कराएंगे। पूंजी कहां से आएगा ये भी मैंने बताया कि अगर बिहार में बैंकों का सीडी रेशियो 40 से बढ़ाकर 70 कर दिया जाए तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पूंजी लोगों को हर साल उपलब्ध हो जाएगी। तीसरी बात हम लोगों ने कहा कि यहाँ के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि किसानों को मजदूर फ्री में मिले, मनरेगा के तहत मिले, वो अपने फसल में अपने खेत से बेहतर प्रोडक्टिविटी हासिल कर सके। चौथी बात हम लोग महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि आपको सरकारी गारंटी पर बैंक से कर्ज दिलाया जाएगा जिस पर सिर्फ आपको 4% सालाना ब्याज लगेगा। इसका मतलब क्या है कि बजट से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के खर्चे पर करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया का लोन यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को दिलाया जा सकेगा रोजी रोजगार के लिए। और अंतिम बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 के बजाय 2,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांग और विधवा उसमें शामिल हैं।
हम लोग जो 5 बात बता रहे हैं, इसका बजट भी बता रहे हैं, कहां से पैसा आएगा ये भी बता रहे हैं, और पूरा उसका प्राकल्प बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे और 2,500 रुपया सबको दे देंगे। मान लीजिए कि अभी आरजेडी ने कहा कि हम आएंगे तो सारी महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। अब सबके पास मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर है, जरा जोड़िए। अगर बिहार में रहने वाली 6 करोड़ महिलाओं को, अगर बच्चों को हटा भी दीजिए तो करीब 5 करोड़ महिलाएं होंगी। 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया महीना देंगे तो एनुअल बजट आएगा करीब करीब 1,55,000 करोड़। बिहार का योजना बजट जो है वही है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के योजना बजट से आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से पैसा दे दीजिएगा? तो पहले से मालूम है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ना आप सवाल पूछ रहे हैं ना वो जवाब दे रहे हैं। इसमें कोई गुणागणित नहीं है। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना मद में अवेलेबल बजट है 1 लाख करोड़, और आप कह रहे हैं कि एक योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। तो पहले ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं सबको, और कोई सवाल नहीं कर रहा है। एक दूसरा सवाल, जैसा कि आपने मनरेगा की बात चर्चा की है, मनरेगा में जो वेज रेट जो है वो अब काफी कम हो गया है बनस्पत मार्केट के। उनको 245 रुपया अभी भी मिल रहा है, मार्केट में उनको 400 से 500 के बीच में मिल रहा है। एक बार फिर से पलायन काफी तेज हो रहा है मजदूरों का, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो थियोरेटिकल बात आप लोग बताते हैं कि बिहार में मजदूरी 300 रुपए है और मनरेगा 245 है। बिहार में आज भी 80% लोग, फिर से लिख लीजिए इसको, 80% लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 100 रुपया नहीं कमाते हैं। कहां 245 रुपया कौन कमा रहा है यहाँ? अगर 245 रुपया कमाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 75,000 होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार में 34,000 रुपए है। अगर पटना और बेगूसराय को हटा दीजिए तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 25,000 रुपया से कम है। तो ज्यादातर लोग 100 रुपया दिन का नहीं कमा रहे हैं। जहां तक आपने बात कही कि मनरेगा में 245 है, अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। केरल में मनरेगा का रेट अभी 700 रुपया कर दिया और यहाँ पर 245 दे रहा है। उसकी एक वजह यह है कि मनरेगा का जो यूटिलाइजेशन है बिहार सरकार का वो इतना कम है, पिछले वर्ष में 39%। तो 100 में 60 रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर ही नहीं आए, और जो पैसा आया उसमें 40% कमीशन कट रहा है, वो आप लोग को हमसे बेहतर मालूम है। अगर मनरेगा का जो बिहार का पूल है उतना पैसा ले लिया जाए और उन मजदूरों को बेकार का ये मिट्टी काटने और एसेट क्रिएशन के नाम पर उनको बंदरबाट न किया जाए, किसानों को एलोकेट कर दिया जाए, तो किसान तो उन मजदूरों का उपयोग करेंगे, उससे उन मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। और किसानों की जो बड़ी समस्या है मजदूरों के न होने की, यहाँ पर नकदी फसल की खेती क्यों नहीं हो रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है मजदूरों की अनुपलब्धता। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो किसान भी नकदी फसल की खेती करेगा उसको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिया जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, मनरेगा के फंड का यूटिलाइजेशन हो पाएगा, इससे करप्शन कम होगा और किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। हो गया भैया?